Good evening, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching a case study channel. Friend, in last video we have seen what is summon, who issued the summon, and how the summon is served. Now we will see if by summon, after serving the summon, any person does not appear in the court, then what will be done? Then arrest warrant of arrest has to be issued against the person, but it is addressed or directed to police officer in charge of Thana that you arrest that person and bring him to me. So in chapter D we will see वारंट ऑफ अरेस्ट। और यदि आप सम्मन का पूरी तरह से नहीं समझेंगे तो वारंट भी मिलता जुलता है। जिस तरह से सम्मन इशू होता है कोर्ट से, वारंट भी कोर्ट से होता है। सम्मन को सिग्नेचर होना चाहिए, वारंट में भी कोर्ट का सिग्नेचर होना चाहिए, सील होना चाहिए, वारंट में भी सील होना चाहिए, सम्मन राइटिंग में होना चाहिए, तो वारंट भी राइटिंग में होता है। तो आप सम्मन का वीडियो, मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज हम जानेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में। सेक्शन 70, तो फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। वारंट ऑफ अरेस्ट कोर्ट इशू करता है, या तो वारंट केस है तो डायरेक्ट वारंट इशू कर देगा। सम्मन केस है, सम्मन से वो आ नहीं रहा है। सम्मन मतलब एक तरह से लव लेटर टाइप, तो उस लव लेटर का सुनवाई नहीं है। उसको ससुराल बुलाया जा रहा है, लव लेटर द्वारा तो नहीं आ रहा है, तो उसको वारंट जाएगा, तो थाना द्वारा थानेदार जाएगा कि भाई अब तो आपको अरेस्ट करके मैं ससुराल ले चलूँगा, आपने सम्मन से तो आया नहीं, सम्मन इफेक्टिव हुआ नहीं, तो अरेस्ट करके और उसको प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, तो ये कहलाता है वारंट। और यदि वारंट ऐसा है कि बेलेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है तो थाना दे सकता है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है तो सिर्फ कोर्ट बेल देगा। थाना में ग्रांट बेल, में नॉट, तो थाना बेल देगा तो बेल बॉन्ड भरा लगेगा एक्यूट को, सिक्योरिटी अमाउंट लेगा, सिक्योरिटी भी 2 ले लेगा तो उससे भी बॉन्ड भरवा लेगा, उससे भी सिक्योरिटी अमाउंट लेगा। तो सारे पैसे, सारे फॉर्म, साथ में आधार कार्ड भी ले लो, पैन कार्ड भी ले लो, वोटर आईडी कार्ड का फोटो स्टेट भी ले लो, सब ओरिजिनल नहीं लेना है, और वो सब कोर्ट में जमा करो। उसके बाद वारंट टू होम डायरेक्टेड, तो ओनली एंड ओनली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जाओ उसको अरेस्ट करके मेरे पास लाओ। और मजिस्ट्रेट क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट रूल बनाता है, सम्मन के बारे में भी आप देखें कि हाई कोर्ट यदि ये तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसका सर्विस करना, इसको सर्व करना, इसको उसको देना एक्यूट को, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। तो हाई कोर्ट यदि स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई रूल बनाया है तो दूसरा ऑफिसर भी इसको जा करके अरेस्ट करके ला सकता है, और नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, और इसमें है नहीं। इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती, क्यों? क्योंकि दूसरे को अरेस्ट करने के लिए देना इतना आसान काम नहीं है। सम्मन में है कि सर्व कर सकता है दूसरा ऑफिसर, क्योंकि उसमें अरेस्ट करना नहीं है। वारंट में है कि वो पुलिस ऑफिसर को ही अरेस्ट किया जाएगा। और उसमें सम्मन में है कि हाई कोर्ट रूल बनाएगी कि कौन इशू करेगा सम्मन, तो एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, और हाई कोर्ट रूल बनाए तो कोई और ऑफिसर भी कर सकता है। वारंट कौन इशू करेगा, तो वारंट भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू करता है, कोर्ट इशू करता है, कोर्ट के जज इशू करता है, सेशन जज भी हो सकता है, और यदि वो चाहे हाई कोर्ट यदि रूल बनाए तो कोई और ऑफिसर भी वारंट इशू कर सकता है। लेकिन इसके विषय में यहाँ ये भी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि किसी को अरेस्ट करने के लिए कोई और व्यक्ति ऑफिसर कैसे दे सकता है। तो सम्मन से एक स्टेप आगे है वारंट, और इसके आगे क्या होगा, फिर भी नहीं आया, अरेस्ट करने गए तो आप वो भागे फिर रहा है इधर उधर, कहीं चला गया, विदेश चला गया अबू सलीम की तरह, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दो कंस्पिक्यूअस प्लेस पे, यानी दृष्टिगोचर स्थान पे, यानी कि एविडेंट प्लेस पे आप सम्मन मीन्स वो सम्मन अब नहीं होगा, अब वो नोटिस होगा, नोटिस चिपकाओ जिसमें लिखा रहेगा कि आपको भगोड़ा घोषित किया जाता है, आप स्वयं सो के उसमें वांटेड है, आपके विरुद्ध सम्मन इशू किया गया, वारंट इशू किया गया, फिर भी आप नहीं आए कोर्ट में, तो आपको भगोड़ा घोषित किया जाता है।
तो फिर भी नहीं आया, भगोड़ा घोषित करते रहो, कर देने से क्या होगा। तो फिर उसके बाद उसको जितने भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो उसके कपड़े छोड़ के, जो तन पे कपड़े पहन रखे हैं उसको छोड़ के उसको कोर्ट में अटैच किया जाएगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का क्या होगा, वारंट इश्यू होगा। और वो किसके नाम से होगा, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द थाना के नाम से होगा। और फिर उसके जितने भी है ईंट दरवाजा खिड़की सब उखाड़ के ले आओ। और यदि जैसा भी वो वारंट में लिखा है आप थाना में रखो, मतलब जुडिशियल कस्टडी में रखो या एग्जीक्यूटिव कस्टडी में रखो, लेकिन ये भी जुडिशियल कस्टडी में माना जाए। थाना में रखो, कोर्ट में जमा करो, क्योंकि किसने कहा है ये अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी, तो कोर्ट क्या प्रॉपर्टी हुआ है। तो ये सब ऑप्शन है। और इतना यदि किसी को बंदा को कर दिया जाए तो शायद वो आ भी जाए। और अबी सलेम दाऊद इब्राहिम साहब पर सम्मन भी इशू है, वारंट भी इशू है, प्रो क्लेम डिफेंडर भी है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हो चुका है। और वो साहब अभी 5 स्टार होटल में मजे कर रहे हैं कराची में, तो वो नहीं आ रहे हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल है। तो देखते हैं दोस्तों, सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट, अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, शैल बी इन राइटिंग। कहता है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, लिखित में होगा। प्रत्येक वारंट कोर्ट इशू करेगा और वो लिखित में होगा। पहला तो कोई कोर्ट इशू करेगा, दूसरा है लिखित में, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और वो जज द्वारा साइन होगा। किसी भी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जज होता है, तो वो जज द्वारा साइन होगा। एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। सील कोर्ट रहता है ना, कौन सा जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, असिस्टेंट सेशन जज कोर्ट, सेशन जज कोर्ट, एडिशनल सेशन जज कोर्ट, तो वैसा सील लगा रहेगा। उसके बाद जज का भी सिग्नेचर होगा, साइन लिखा है तो जज का भी साइन रहता है, जज का नाम भी रहेगा। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल। जब तक कि जो जज इशू किया है वो इसको कैंसिल न कर दे, तब तक प्रत्येक वारंट ऑफ अरेस्ट क्या रहेगा, इन फोर्स रहेगा, फोर्स में है, रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। और बोलता है और अंटिल इज एग्जीक्यूटेड, मतलब यह परिणत हो गया, कार्य में परिणत हो गया, एग्जीक्यूटेड हो गया, जो होना था काम हो गया। काम क्या था, काम था कि कोई एक यूट है उसको अरेस्ट करके लाओ, तो उसको अरेस्ट करके ले आया गया, कोर्ट में पेश कर दिया गया, तो एग्जीक्यूटेड हो गया, तो वारंट भी वो समाप्त हो गया, उसके इफेक्ट अब समाप्त हो गया। यदि फिर उसी को अरेस्ट करना है तो क्या पिछले वारंट पे उसको अरेस्ट कर सकते, तो नहीं और कभी नहीं, उसके लिए फ्रेश वारंट इशू करना पड़ेगा। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, सेक्शन 71। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी किसको डायरेक्ट करता है, अपने आप करना है, बेल देना है तो सिक्योरिटी ले लो, बेल बॉन्ड भरा लो, सिक्योरिटी ले लो, किसी को डायरेक्ट करने की तो जरूरत नहीं है। तो थाना को यदि केस कॉग्निजेबल है और बेलेबल है तो थाना को डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है तुम बेल बॉन्ड भरवा लो, सिक्योरिटी भी चार्ज ले लो, बहुत बड़ा अपराध ही है, और सब पे 20-20 लाख रुपया अमाउंट ले लो, सिक्योरिटी पे भी, और एक्यूज है उसका अमाउंट ले लो 50 लाख रुपया, और उसके बाद सबका आधार कार्ड का फोटो स्टेट, पैन कार्ड का फोटो स्टेट, वोटर आई डी का फोटो स्टेट, और सबका पासपोर्ट है वो जब्त कर लो, और सब इतना करके मेरे पास सब डॉक्यूमेंट और अमाउंट सब जमा कर दो। तो यही है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, यही है। Any court issuing a warrant of arrest of any person may in discretion direct by endorsement on the warrant that such person execute a bond, है ना, वो लिख के देगा उसी वारंट में। किसको लिखेगा, तो हमेशा कम्युनिकेशन वारंट का होता है मजिस्ट्रेट और थानेदार के बीच, तो थानेदार को लिख देगा। क्या लिख देगा, इंडोर्समेंट करेगा कि बॉन्ड एग्जीक्यूटिव बॉन्ड ले लो, बॉन्ड भरवा लो उससे, बॉन्ड का फॉर्म है शेड्यूल 2 में, विथ सफिशिएंट श्योरिटी, बोलो 4, 5, 6 जितना तेरे को मन है उतना ले लो, ऐसा नहीं 20 बुला लो, पूरा गांव को उठा लो यार, नहीं 2 ऐसे मिनिमम होता है,
तो पूरे गांव को नहीं उठा लेना है, सफिशिएंट लेना है कि वो भाग न जाए, और सब उस पर नजर रहेगा, अरे यार मेरे 20 लाख रुपया दिया कि भाग न जाए बंदा, इस पर ध्यान रखो थोड़ा। तो फॉर हिज अटेंडेंस, और कि ताकि वो अटेंडेंस उसके कोर्ट में लगे, सब ध्यान रखेगा। बिफोर द कोर्ट एट ए स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस, ठीक है, जिस डेट को जिस टाइम को कोर्ट बोले कि भाई ससुराल आ जाओ तो आए। देर आफ्टर अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, और जैसे भी कोर्ट बोलता है वैसे। द ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody, और उसको बेल पे रिहा कर दिया। कौन? थानेदार। इतना सब बेल भरवा लो, सिक्योरिटी ले लो, जितना मर्जी, सफिशिएंट बोला है तो 2 ले लो कम से कम, ज़्यादा भी ले सकते हो, ज़्यादा बड़ा अपराधी है तो 4-5 ले लो, हैबिचुअल ऑफेंडर है तो 6 ले लो, और सबको पैसे हैवी अमाउंट चढ़ा दो, सिक्योरिटी अमाउंट है जो सिक्योरिटी अमाउंट है जो ज़्यादा चढ़ा दो, उसके बाद उसको छोड़ दो। और इंडोर्समेंट सेल स्टेट, और इंडोर्समेंट में क्या क्या लिखेगा, है ना, द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, किसमें? वारंट में। पहला तो अपना पर्टिकुलर लिखेगा, साइन करेगा, राइटिंग में होगा, कोर्ट के सील होगा, हाँ, और एक्यूज का पूरा डिटेल होगा। उसके अलावा सिक्योरिटी कितने लेना है, यदि बेल देना है बेलेबल ऑफेंस है तो, नॉन बेलेबल तो ये लागू नहीं होगा, नॉन बेलेबल है तो ये लागू नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितने लेने हैं, मतलब एक्यूज के अलावा और बंदे से भी साइन कर लो कि इसको भागना नहीं, इसकी गार्ड ड्यूटी करना, ठीक है। अमाउंट इन विच दे एंड पर्सन फॉर हुज अरेस्ट वारंट इश्यू आर टू बी रिस्पेक्टिवली बॉन्ड, अब उसका सिक्योरिटी अमाउंट कितना लोगे ये भी लिख दो। तो 10-10 लाख, 20-20 लाख, यदि बड़ा पार्टी है, हाँ, दाऊद इब्राहिम तो बोले 20 करोड़ ले लो 20 करोड़ सिक्योरिटी अमाउंट ले लो, बड़ा पार्टी भाग जाएगा कराची। उसके बाद टाइम एट विच ही इज अटेंड बिफोर द कोर्ट, टाइम एंड डेट भी लिख दो वारंट में कि भाई इस तारीख को और इस डेट को, सॉरी इस डेट को, फलना डेट को और फलना समय पे 10 बजे आना है आपको कोर्ट में। उसके बाद whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. तो अब या तो आप बेल का कागजात दोगे कोर्ट में, या तो बंदे को दो। तो सर ये तो बेलेबल ऑफेंस था, आपने इसमें बेल देने के लिए लिखा था तो मैंने बेल उसको दे दिया, तो ठीक है, कागज दो, पैसे दो। तो हाँ, ये बेल बॉन्ड है एक्यूज का, ये बेल बॉन्ड है सिक्योरिटी का, और ये सिक्योरिटी का सब आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है। ये 20-20 लाख रुपया सब से लिया हूँ, 5 बंदा है तो 20-20 लाख रुपया लिया तो कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ ये अमाउंट लीजिए, इस तरह से। अब देखते हैं सेक्शन 72, वारंट टू हुम डायरेक्टेड। तो वारंट इतना, सॉरी, सेक्शन 72 वारंट टू हुम डायरेक्टेड। वारंट ऐसा चीज है कि अरेस्ट करेगा तो पुलिस अफसर ही करेगा, दूसरा करने जाएगा तो उल्टा न पड़ जाए, बंदा जाके पिटा के ना आ जाए और खुद ही उसको अरेस्ट न करके उसके घर में न रख ले इसलिए ये पुलिस अफसर को ही देता है, लेकिन किसी और को भी देख सकता है क्या, तो देखते हैं। ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस अफसर। बता, एक पुलिस अफसर को डायरेक्टेड होता है ऑर्डिनरली, एक से अधिक को भी, 2 को दे दो, 4 जाओ और चारों रिस्पॉन्सिबल। छुट्टी पे तो बोलना नहीं कि छुट्टी पे तो उसको अरेस्ट करके वो आएंगे तब जवाब देंगे, सर क्यों नहीं अरेस्ट करके आपके पास लाएंगे, नहीं, उसको जाओ अरेस्ट करके लाओ। दूसरा बात, बट द कोर्ट इश्यूइंग सच वारंट may include, may not, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available। नेसेसरी है अरेस्ट करके तुरंत लाना और पुलिस अफसर अवेलेबल भी नहीं है, तब क्या होगा? तो बोल रहा है डायरेक्ट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन एंड सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम। तो वो पर्सन कोई ऑफिसर ही होगा कोर्ट का,
एनी अदर पर्सन लिखा तो आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि एनी अदर पर्सन को भी लिख सकता है। वारंट कौन इश्यू करता है? तो वारंट इश्यू करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पर कोई ऐसा तो इमरजेंसी आएगा नहीं कि पुलिस अवेलेबल नहीं हो। पुलिस अवेलेबल नहीं हो तो देश में किसका राज? मिलिटेंट का राज। और ऐसा कोई समय नहीं होगा जो मिलिट्री अवेलेबल नहीं हो। यदि मिलिट्री अवेलेबल नहीं होगा तो देश में किसका राज? तो दाऊद इब्राहिम का राज कराची से होते हुए। बोलता है श्रीनगर में ब्रेकफास्ट करेगा और दिल्ली में लंच और कलकत्ता में डिनर। पता चला कि उसका ब्रेकफास्ट ही नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट करने के लिए वो जिंदा ही नहीं रहा। तो ऐसा है। A warrant may be directed to any person. Warrant may be directed to any person. ठीक है, लेकिन ये असाधारण स्थिति है दोस्तों, साधारण स्थिति नहीं है। क्योंकि जो भी अरेस्ट करने जाएगा खुंखार आतंकवादी है वो, तभी ना अरेस्ट करने पर आ रहा है, लव लेटर से नहीं आ रहा है, सम्मन से नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि उसको वहां गोली न मार दे, ऐसा ना हो कि उसको अरेस्ट करके न रख ले, ऐसा ना हो कि उसको बंधक बना करके और बहुत पिटाई करे और उसका अंग भंग कर दे। तो इसलिए ये लिखने की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पुलिस अफसर ही जाता है। आप बताइए कि कौन सा ऐसा समय रहता है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल रहता है, कौन सा ऐसा टाइम रहता है कि पुलिस थाना में ताला लगा रहता है? कभी नहीं लगता है। कौन सा समय होता है मिलिट्री के यहाँ ताला लगा रहता है? कभी नहीं होता है। लेकिन लिख दिया है तो आपको एग्जाम में इसे लिखना पड़ेगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट वारंट टू एनी पर्सन। चलो एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, विद इन हिज लोकल जुडिक्शन। किसी भी व्यक्ति को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यही दो आदमी वारंट इशू करता है। वारंट इशू, अरेस्ट वारंट इशू जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं करता। तो ये दोनों किसी और व्यक्ति को भी कर सकता है। ऐसा इमीडिएट ही हो गया तो ना कि पुलिस अफसर को भाई कहाँ एंगेज है, मुझे क्या पता, इलेक्शन ड्यूटी में कहाँ, तो बोला कि किसी और पर्सन को भी कर सकता है। फॉर अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, जुडिशियल कस्टडी से एस्केप्ड कन्विक्ट है भाई, उसको अरेस्ट के लिए। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसके लिए नॉर्मल फर्स्ट टाइम वाला नहीं, जो ससुराल में आया है, ससुराल में रह करके और भाग गया है, उसके लिए। फर्स्ट टाइम जो दूल्हा को लाना है ससुराल, तो उसके लिए बोला नहीं। बोला फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, मतलब ससुराल में दोबारा बुलाना तो किसी और पर्सन को वारंट डायरेक्टेड हो सकता है, और फर्स्ट टाइम तो पुलिस को ही होगा। और क्या कहता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ससुराल बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे, इन्विटेशन पे इन्विटेशन लेटर दे रहे हैं, सम्मन पे सम्मन दे रहे हैं, आ नहीं रहे, तब वारंट दे रहे हैं, आ नहीं रहो, तब क्या है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से घोषित किया, उसी को किसी सिविलियन, किसी और अफसर को भी दे सकते हैं उसको अरेस्ट करके लाने के लिए। मतलब वारंट इशू उसको डायरेक्ट करके इशू किया जाए, उसको एड्रेस करके इशू किया जा सकता है। और एनी पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ नॉन अवेलेबल ऑफेंस, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस का एक्यूज है उसी को, एंड इज इवेडिंग अरेस्ट, और अरेस्ट को वो इवेट करा। तो किसको, सिविलियन को कितने केस में दे सकते हैं? पुलिस को छोड़ के किसी और को बोलना कि वारंट लो अरेस्ट करके लाओ, तो कितने केस में? तो एक तो एस्केप्ड कन्विक्ट है, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तीसरा नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो, और अरेस्ट, इवेडिंग अरेस्ट, अरेस्ट नहीं हो रहा, भाग रहा हो इधर उधर। ठीक है, तीन कंडीशन, एस्केप्ड कन्विक्ट, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और तीसरा जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया हो और इवेडिंग अरेस्ट करना हो। तीनों कंडीशन फुलफिल हो, या तीनों में से कोई एक भी हो, और लिखा है ना, तो तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि पुलिस को ना वारंट देके किसी और को वारंट दे रहे हो कि उसको अरेस्ट करके लाओ। उसके बाद सेक्शन सब सेक्शन 2 देखते हैं दोस्तों। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुम अरेस्ट इट वाज इशूड। और वो रिसिप्ट लेगा
किसको से रिसिप्ट लेगा? मजिस्ट्रेट को रिसिप्ट देगा। अरे वारंट तो एक ही कॉपी में होता है, समन 2 कॉपी में होता है, तो रिसिप्ट किससे लेता था? एक्यूज से। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब से ये ले लेगा, मजिस्ट्रेट साहब ले लेंगे कि तुमने वारंट मेरे से लिया, दूसरे पेज पे साइन कर लेंगे, ये रिसिप्ट पे पेपर पे साइन ले लेंगे, रिसिप्ट पे साइन ले लेंगे, ठीक है। और उस एग्जीक्यूट किसके अगेंस्ट करना? जिसको अगेंस्ट में उसमें लिखा हुआ है किसके अगेंस्ट। इज इन इंटरेस्ट ऑन एनी लैंड और प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। और किसी भी लैंड और प्रॉपर्टी में अब इंटर कर सकता है, दरवाजा भी तोड़ सकता है, खिड़की भी तोड़ सकता है। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 3, व्हेन द पर्सन अगेंस्ट होम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। यदि सिविलियन कर रहा है ना, तो पुलिस ऑफिसर को नियरेस्ट दे दो, कोर्ट बंद है, मजिस्ट्रेट दूर है, तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को तुरंत देना, इमीडिएट बोला वर्ड। Who shall cause him to be taken before a magistrate having to decide the case? अब पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, unless security taken under section 71। थाना बेल किस में देता है? सेक्शन 71 में। थाना यदि बेल नहीं दिया है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। आज के लिए इतने दोस्तों, क्योंकि मेरा वीडियो बंद हो जाता है 20 मिनट के बाद। धन्यवाद।